सबसे छोटा चैप्टर है बेटा। जब चैप्टर में ऑन हो गया, नाउ अपन जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ये बड़ा ही छोटा चैप्टर है बेटा। और चैप्टर का नाम है क्या बेटा? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आपके नोट्स का सबसे सेकंड लास्ट चैप्टर है बेटा, मिलेगा आपको। उस पर अराउंड 7 क्वेश्चंस अपन को। अच्छा बेटा, इधर आप जा सकते हो, ठीक। तो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये चैप्टर है बेटा, ये हमें पढ़ना है। चैप्टर इसलिए मैंने लिया कि राखी आने वाली है, तो इससे पहले चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर ये 2 या 3 दिन चलेगा हार्डली बेटा, आराम से। और कल चैप्टर खत्म हो जाता है तो परसों मेरे अकाउंट्स की बैच नहीं है, और कल ये चैप्टर खत्म नहीं होता तो परसों मेरे अकाउंट्स की बैच है। परसों 4 तारीख है बेटा, ठीक है। अगर परसों से खत्म नहीं होता है तो इस चैप्टर को लंबा लेने के लिए तो बैच को एक्सटेंड करूंगा बेटा। डिपेंड्स, कल भी खत्म हो सकता है, तो हो सकता है परसों भी खत्म नहीं हो बेटा, ठीक है ना? हाँ सॉरी, हाँ तो नहीं होता है बेटा। मैं अकाउंट्स तो कंक्लूड कर दूंगा बेटा, मुझे पता है। टैक्स की बैच लंबी जाएगी बेटा, मुझे लग रहा है 4 तारीख को लंबा बैच रहेगा टैक्स का। एनीवे, अपन चैप्टर का नाम जो पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या मैं बोलता हूँ बेटा सबसे पहले, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बड़ा ही छोटा चैप्टर है बट बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में इसका क्वेश्चन आना है, ये तय है। मेरे नोट्स में बेटा आपको 7 क्वेश्चन करवाऊंगा, इन 7 में से एक क्वेश्चन फंसेगा, ये भी तय है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसका आता है, 4 से 8 मार्क्स का, ये तय है। जो 7 क्वेश्चन मैं नोट्स में आपको दे रहा हूँ जो करवाएंगे, इसके अलावा 8वां क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से नहीं पूछेगा। इन 7 में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये तय है। और ये चैप्टर एग्जाम में थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों पॉइंट से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो चैप्टर क्या है बेटा? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बेसिकली होता क्या है? सबसे पहली बात, हम सबसे पहले सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग समझते हैं, या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है हम समझते हैं। तो जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में समझते हैं तो ये दिमाग में आता है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब क्या? एनीवन? फाइनेंशियल की रिपोर्ट करना। फाइनेंशियल मतलब क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट। तो मैं जब यहाँ बात करूंगा तो बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में आपसे बात करूंगा। हम जब यहाँ पे बात करेंगे तो सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में अपन बात करेंगे कि एक कंपनी, अब हम नाम क्या चैप्टर का? कॉर्पोरेट। तो कॉर्पोरेट मतलब क्या? कंपनी। तो कंपनी जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को रिपोर्टिंग करना चाहेगी तो रिपोर्टिंग किस तरीके से करें? अगर उसको रिपोर्टिंग करना है तो रिपोर्टिंग किसको करें, इस चीज के बारे में समझना है। और रिपोर्टिंग किसको करना है ये तो आप मुझसे बेहतर समझते हैं आप लोग, क्योंकि कंपनी लोग के अंदर पढ़ते होंगे या फर्स्ट ग्रुप आप लोगों ने पढ़ा होगा, तब आपको पता होगा रिपोर्टिंग कैसे की जाती है। बोलो हाँ है ना? अच्छा बात दे दो। एनीवे, तो जब मैं रिपोर्टिंग की बात की जाए तो रिपोर्टिंग तो बड़ा हर जगह होती है, जहाँ जहाँ कंपनी वहाँ रिपोर्टिंग। हम अकाउंट्स किसके लिए पढ़ रहे हैं? इंडिया के लिए पढ़ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड के लिए पढ़ रहे हैं? इंडिया के लिए। तो जब रिपोर्टिंग की जाएगी तो रिपोर्टिंग किन चीजों की जाती है मैं बताता हूँ। बुक्स ऑफ अकाउंट की रिपोर्टिंग की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्टिंग की जाती है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्टिंग करना मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट, और बुक्स ऑफ अकाउंट को रिपोर्ट करना मतलब बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, दैट्स इट, प्लस डायरेक्टर रिपोर्ट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? इन सब की रिपोर्टिंग आपको शेयर होल्डर के सामने करना पड़ता है, प्लस पूरे साल भर के अंदर कंपनी ने, तो मैनेजमेंट ने क्या क्या किया, क्या उनकी बोर्ड मीटिंग में सब कुछ हुआ, इन सब की रिपोर्ट देनी पड़ती है बेटा। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा ऑडिट रिपोर्ट होती है बेटा, वो अल्टीमेटली जब एजीएम होती है, तो जब एजीएम होती है एनुअल जनरल मीटिंग, तब उस समय क्या करते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स? क्या करते हैं बोलो? बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रेजेंट करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है कि ये हमारी असेट्स है, ये मेरी लाइबिलिटीज है, मेरी प्रॉफिट इस साल का। दूसरा, हमारा इतना कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इतना पैसा बिजनेस इस जगह से आया, इस जगह पे पैसा गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट यही तो बताता है। कॉस्टिंग में पढ़ते होंगे ना,
कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते हो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्या सही बोला? तो कितना पैसा आपके पास कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आया, कितना पैसा आपके पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से आया, कितना पैसा आपके पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से आया। ऐसा मत बोलो यार, कॉस्टिंग का चैप्टर है यार बेटा, पढ़ा होगा, वो समझ में आया। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट हम जो बनाते हैं तो उसमें हर चीज के बारे में बात करते हैं। उसी के साथ साथ डायरेक्टर्स ने साल भर में क्या क्या काम किया इसकी रिपोर्ट, मैनेजमेंट की रिपोर्ट, इन सब के इंफॉर्मेशन आपको अपने यूजर्स को प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिससे यूजर को पता लग सके कि आपने साल भर में क्या काम किया। ये था बेसिकली कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसलिए कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किया जाता है कि जिसने पैसा इन्वेस्टमेंट किया, ये जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, या गवर्नमेंट ये चाहती है कि आपने साल भर क्या काम किया, इसके हमें पता तो होना चाहिए। आपने पैसा ले लिया जनता से, उसके बाद आप क्या काम करो पता ही नहीं, पैसा लेने के बाद गलत काम करो, ऐसा भी हो सकता है। या पैसा लेने के बाद देश हित में काम नहीं करो, देशद्रोही ग्रुप में काम करो, इट मे बी पॉसिबल। सर कैसे हो सकता है कंपनी ग्रुप में? बेटा एक कंपनी से पैसा लगाया, एक चाइना कंपनी हो सकता है, हाँ इकोनॉमी की बात की जाए तो आपकी कंपनी से चाइना प्रोडक्ट बेचती है, तो अल्टीमेटली क्या हमारी इकोनॉमी को हार्म तो पहुंच रहा है। तो ये सब चीजें के बारे में आपको पता होना चाहिए, पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से माल जा रहा है, इन सब का इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। एज वेल एज आपने बुक्स अकाउंट बनाई होगी तो उस समय आपने बहुत सी अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑप्ट करते हैं, तो इस पॉलिसी को आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है कि आपने अकाउंटिंग कैसे की, किस तरीके से की, आपके क्या एजम्पशंस हैं, इन सब चीजों के बारे में आपको वहां पे बताना पड़ता है। कहाँ पर? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो यही सारी चीजें हैं बेटा। नोट्स टू अकाउंट्स होता है बेटा, बोलो कि हमने क्या क्या किया, इन सब चीजों के बारे में जब बैलेंस शीट बनाते हो नोट्स टू अकाउंट शो करते हो ना बेटा। जैसे सर नोट्स टू अकाउंट्स क्या होता है, एग्जांपल के रूप में बात करते हैं, कंपनी जब अपने इक्विटी शेयर इश्यू करती है, आपने शेड्यूल 3 में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है? हमने किसमें पढ़ा होगा बेटा? शेड्यूल 3 में पढ़ा होगा कि कंपनी जब बुक्स बैलेंस शीट बनाती है, बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में क्या करती है, नोट्स टू अकाउंट शो करती है। तो इसमें ये लिखा होता है नोट्स टू अकाउंट। हमसे एग्जांपल हमने बात किया शेयर कैपिटल के लिए, अगर किसी कंपनी ने शेयर कैपिटल इश्यू किया तो इस शेयर कैपिटल में कितने शेयर्स डायरेक्टर को इश्यू किए, ये आपको नोट्स टू अकाउंट में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। कितने शेयर इश्यू किए जो मोड ऑफ पेमेंट अदर देन कैश किया, अरे कितने पैसों पे कॉल्स इन अरियर है, किसके असेट्स के लिए कितना शेयर इश्यू किया, इन सब की इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। तो ये सारी चीजें नोट्स टू अकाउंट्स में अल्टीमेटली ये सब जस्ट लाइक ए पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ये चीज है, तो इस पर कभी एग्जाम में कुछ पूछेगा नहीं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये एक जनरल सेंस में बताया, चैप्टर का नाम क्या है, इसकी क्या यूटिलिटी। इसलिए इसी के साथ जब मैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आपसे यहाँ पे बात करता हूँ कि इस चैप्टर के बारे में बात करता हूं, तो इस कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ साथ एक बात बोलना चाहूंगा। हम अपनी ये हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बेसिकली हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बनाते हैं बेटा। तो जो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाया होता है, इसकी वजह से आप क्या करते हो बेटा, प्रॉफिट आता है, सेल क्या, अरे बोलो मिसलेनियस इनकम आ गई, बोलो ना बेटा। इसके बाद ये आ गया टोटल, इसमें से आप क्या करते हो, सारे खर्चों क्या करते हो बेटा आप लोग, माइनस करते हैं। तो टोटल ऑफ क्या आ गया बेटा, बी आ गया। इसमें से ए में से बी को अगर माइनस करूंगा तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से टैक्स माइनस कर देंगे, देन क्या आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इस प्रॉफिट में से अगर आपको कोई भी स्टैट्यूटरी रिजर्व्स या कुछ भी अमाउंट जनरल रिजर्व में, या आपने कोई भी डिविडेंड का प्रपोज किया, डेफर्ड टैक्स, इन सबको यहाँ से माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा, दिस बैलेंस ट्रांसफर टू क्या बेटा, बैलेंस शीट। तो बेटा ये जो प्रॉफिट यहाँ पर आया है, ये प्रॉफिट किसका होता है, बैलेंस शीट के अंदर जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है, बैलेंस शीट में हमने जो सेल किया, सॉरी पीएनएल जो हमने बनाया, इस पीएनएल में हमने सारी सेल रिकॉर्ड की, मिसलेनियस इनकम को रिकॉर्ड किया, इसके बाद सारे एक्सपेंसेस को क्या किया हमने, माइनस किए, बोलो है ना। तो इस सेल में से सारे खर्चों को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, दिस विल प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट अल्टीमेटली इस प्रॉफिट पे राइट किसका होता है, अरे इस प्रॉफिट के ऊपर राइट किसका होता है, अरे शेयर होल्डर, अरे हाँ ऑनर्स का बेटा। ऑनर अल्टीमेटली क्या, इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये प्रॉफिट जो है अल्टीमेटली किसके पास है, कंपनी के लिए ही है। और कंपनी इस प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट अपने पास रखती है, और कंपनी चाहे तो ये प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको टेक्निकल टर्म में हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। कैसा होता है,
तो अल्टीमेटली ये प्रॉफिट किसके लिए, कंपनी के लिए, कंपनी के लिए शेयर होल्डर के लिए। क्या दो व्यक्तियों के प्रॉफिट बोल सकते हैं? एक मिनट के लिए तो बोल सकते हैं प्रॉफिट पूरा कंपनी का, और कंपनी का मतलब शेयर होल्डर का। बट अगर इस प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट शेयर होल्डर को दे दिया जाता है तो उसके बाद कुछ प्रॉफिट बच जाता है, तो बचा हुआ प्रॉफिट कौन यूज करती है? कंपनी यूज करती है अपने वेलफेयर के लिए, सब कुछ के लिए। कैसा है? गुड। ये तो हमने बैलेंस शीट हमने डिस्कशन किया है, P&L हम डिस्कशन किया, डिस्कशन से प्रॉफिट आया। ये प्रॉफिट कितने लोगों के लिए? एक या दो या तीन या चार या पांच? सभी के लिए? सभी के लिए नहीं, सिर्फ कंपनी के लिए और कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए। इसके अलावा किसी और व्यक्ति का प्रॉफिट है? और शेयर होल्डर में स्पेसिफिक भी किसके लिए बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। क्या इसके अलावा किसी और व्यक्ति का इस प्रॉफिट पर राइट होता है? ना। बट एक बात मुझे बताओ, क्या कंपनी में चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या कंपनी का ही योगदान है? क्या सिर्फ और सिर्फ कंपनी के शेयर होल्डर का ही योगदान है? क्या इसके अलावा और भी कई व्यक्ति है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस कंपनी को चलाने में योगदान करते हैं? एग्जाम्पल, डायरेक्टर्स। दूसरा, फाइनेंसर्स। अगर लोगों ने फाइनेंस नहीं किया होता, इक्विटी शेयर होल्डर छोड़ के मैं डिबेंचर होल्डर की बात करता हूं, क्या उन्होंने पैसा नहीं दिया होता क्या आप कंपनी चला सकते थे? सर पैसा दिया ना इक्विटी शेयर होल्डर ने, इक्विटी शेयर होल्डर ने कुछ पैसा दिया, अब नया पैसा और चाहिए था तो बैंक ने पैसा आपको दिया, डिबेंचर्स ने पैसा दिया। क्या डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको बिजनेस को चलाने में उन्होंने भी योगदान था? तो क्या ये भी आपका हिस्सा होगा? मैंने क्या बोला? कंपनी चलाने में किसका योगदान है? सिर्फ क्या कंपनी के शेयर होल्डर और कंपनी का योगदान है क्या? नहीं। किसका? कंपनी के डायरेक्टर्स का। इसके अलावा किसी और व्यक्ति का योगदान है इस कंपनी का? कंपनी का अल्टीमेट डायरेक्टर और कौन हो सकता है? फाइनेंसर। क्या कंपनी के अंदर चलाने के लिए अगर एम्प्लॉइज काम नहीं करेंगे तो क्या तुम्हारा प्रोडक्शन चल जाएगा? क्या एम्प्लॉय ने भी योगदान किया है? तो इन व्यक्तियों के बारे में हमें सोचना है। क्या कंपनी जबकि पहले जब पुराने जमाने में सिर्फ कंपनी का मालिक सोचता था कि सारा काम मैंने किया, तुमने कुछ नहीं किया। पर आज के जमाने में जब मैं बात करता हूं, अगर मैं कंपनी चलाता हूं तो बोलता हूं कि नहीं यार तुम्हारे वजह से मेरा बिजनेस चला। अरे द बेस्ट एग्जांपल मैं अपनी क्लास के बारे में बात करता हूं, अपने एडो क्लासेस की बात करते हैं। अगर पुराने जमाने की बात की जाए तो ये क्लास मेरी है, आप सब मेरे यहाँ पे फैकल्टी हो। राजू भैया बोलता हूँ तुमसे फीस कलेक्शन करते हो, तुम इन्फॉर्मेशन देते हो, क्लास तो मैं चला रहा हूँ। नहीं, आज क्या बात करते हैं? हम सब मिलके क्लास चला रहे हैं। अगर आप नहीं होते तो हमारी क्लास नहीं चलती। क्या पहले मैं, अब वर्ड किसका आ गया? हम। व्हाई? इंपॉर्टेंस। मैं बोलता हूँ कि राजू भैया के बिना क्लास चलना संभव नहीं है। इज इट पॉसिबल? क्योंकि उनकी वजह से पूरा योगदान है क्लास के अंदर। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, से एग्जांपल मैं 1 मिनट के लिए मान लो ये पूरा एडो क्लासेस का शेयर होल्डर मैं 1 मिनट के लिए, मैं एक शेयर होल्डर हूँ, मतलब मैं पैसा लगाया 1 मिनट, आई एम शेयर होल्डर और मैं कंपनी हो गया 1 मिनट के लिए। बट मैं जब बात कर रिमेनिंग फैकल्टीज की बात कर, ऑल आर डायरेक्टर्स, ऑल आर डायरेक्टर्स। अगर वो लोग आके यहाँ पे नहीं पढ़ाते बोलो तो ये क्लास चल पाती है? क्या उनका इंपॉर्टेंट रोल अदा है इस क्लास चलाने के अंदर? अब मैं उसके बाद बात करता हूँ, मान लो मेरे यहाँ पे स्टाफ है, 5 लोगों का स्टाफ है, अगर 5 लोग स्टाफ एज ए एम्प्लॉय, सर बात कर राजू भैया, बात किए पर राजू भैया एज ए स्टाफ यहाँ पे काम कर रहे हैं, और मुझे बताओ अगर राजू भैया ने अगर सभी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती तो क्या क्लास में बच्चे आते हैं? क्या उनका भी रोल इंपॉर्टेंट है? तो क्या इस मेरी ग्रोथ के अंदर क्या उनका पोर्शन है? अब से एग्जाम्पल मान लो मैंने बिजनेस शुरू किया तो मुझे 5 लाख रुपए चाहिए था, मैंने 5 लाख मेरे पास खुद में था, बट मुझे क्लास का एक्सपेंशन करना है, मुझे 10 लाख रुपए और चाहिए। तो क्या से एग्जाम्पल, अब मैं बोलता हूँ 10 लाख रुपए चाहिए, तो से एग्जाम्पल 10 लाख में किसी को बोला, से एग्जाम्पल राज को बोला कि राज 10 लाख रुपए चाहिए। सर वो राज बोलते हैं कि मैं सर आपकी क्लास में 10 लाख रुपए लगा देता हूँ और मैं आपका पार्टनर बन जाता हूँ। कैसा हो सकता है? अब राज ने बोला तो क्या अगर राज को मैं इस बात में परमिशन दूंगा तो अल्टीमेटली क्या मेरी ऑनरशिप पे कंट्रोल कम होगा? तो अल्टीमेटली मैं बोलता हूँ कि नहीं यार इसकी मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि यार अल्टीमेटली मेरा इंटरेस्ट कम होगा, मेरा कंट्रोल कम होगा। मैं नहीं यार, फिर मैं गया कहाँ पे, से एग्जाम्पल किसी और व्यक्ति के पास गया, से एग्जाम्पल मैं कहाँ गया, आयुष के पास गया, आयुष 10 लाख रुपए उधार पे ये दूंगा, बोला 10 लाख पे इन्होंने ब्याज देंगे 12% से, खुश, ब्याज की बात बोली तो दे रहा हूँ बेटा। तो अब आयुष को मैंने 12%, अल्टीमेटली मुझे बताओ अगर ये आयुष में 10 लाख रुपए पे नहीं करते तो मुझे नो डाउट उनको ब्याज का पेमेंट कर रहा हूँ, पर अल्टीमेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या मेरे बिजनेस में इनका इन्वॉल्वमेंट है? नो डाउट वो प्रॉफिट में का कोई शेयरिंग नहीं है, प्रॉफिट कम, बिजनेस चलाऊं या नहीं चलाऊं उनको तो ब्याज से मतलब ब्याज मिलेगा, बट अल्टीमेटली क्या बिजनेस को चलाने में उनका योगदान है? अरे हाँ है ना, जस्ट लाइक डिबेंचर होल्डर्स।
बोलो नेक्स्ट। तो इन सभी व्यक्तियों का योगदान है। तो ये प्रॉफिट अभी जब मैं बात करता हूं, सिर्फ ये प्रॉफिट मेरा, इसकी बात करता हूं, ये प्रॉफिट सिर्फ मेरा, मतलब मेरा और मेरे शेयर होल्डर्स का, दैट्स इट। बट अब नहीं, हम जो प्रॉफिट की बात करेंगे, सिर्फ प्रॉफिट मेरी बात नहीं करूंगा, जिन जो व्यक्ति मेरे बिजनेस का उनका बहुमूल्य योगदान है उनके बारे में बात करूंगा। प्लस गवर्नमेंट, क्या मैं यहाँ पे बैठे बैठे क्लास चला रहा हूँ रिस्क फ्री होके, टेंशन फ्री होके? मुझे पता है कोई भी गुंडा मावली आके यहाँ परेशान मुझे नहीं करेगा, क्योंकि पुलिस का डर है उस व्यक्ति को, और पुलिस का डर है तो पुलिस मुझे फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। तो पुलिस मुझे फैसिलिटी क्यों प्रोवाइड करेगी? क्योंकि मैं गवर्नमेंट को टैक्सेस देता हूँ। अब गवर्नमेंट को सालाना मैं टैक्स देता हूँ, तो अल्टीमेटली क्या गवर्नमेंट भी मुझे फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है? क्या इस सोसाइटी में रहकर मुझे बिजनेस चलाने की परमिशन दी है? तो अल्टीमेटली नो डाउट उन्होंने पैसा नहीं दिया मुझे बिजनेस चलाने के लिए, बट अल्टीमेटली क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड तो की है। अगर मुझे यह पता होता कि यहाँ पे 5 लोग गुंडे आदमी घूमते हैं, अगर ऐसा होगा तो क्या बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे? नहीं, बट उनका ऐसा डर नहीं है, तो आप लोग पढ़ने के लिए यहाँ आते हो। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली का सपोर्ट कर रही है। अरे हाँ है ना। तो इतने सारे लोग क्या बिजनेस के लिए सबसे की फैक्टर्स होते हैं। अभी तक जो हम पेंडल बनाते थे, ये पेंडल किसके लिए बनता था बेटा? कंपनी और कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए। अब मुझे प्रॉफिट बनाना है, मुझे पेंडल बनाना है, वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे शेयर होल्डर के लिए नहीं। अब मैं जो पेंडल मैं बनाऊंगा, ये मैं अपने लिए, अपने शेयर होल्डर्स के लिए, अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज के लिए, कंपनी के डायरेक्टर्स के लिए, कंपनी के फाइनेंसर्स के लिए, कंपनी के एम्प्लॉइज के लिए, एज वेल एज कंपनी के फाइनेंसर्स के लिए। बोलो, इतने लोगों का मुझे पेंडल यहाँ पे बनाना है, तो इतना पेंडल कैसे बनाएंगे? एक बात बताओ, मैं अगर इस पेंडल की बात करता हूं, तो ये जो पेंडल बनाया, इसमें से सेल में से सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, क्या ये प्रॉफिट आया? इसमें टैक्स माइनस कर दिया, सब कुछ माइनस करने के बाद क्या एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट माइनस हो चुका है? होना बाकी है। सैलरी माइनस हो चुकी, होना बाकी है। अब मैंने यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अगर मैं टैक्स का माइनस कर दूं, तो ये अल्टीमेटली क्या प्रॉफिट बचा? अब ये प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर का है, या अभी भी एम्प्लॉय का पैसा देना बाकी है? सिर्फ शेयर होल्डर का है बेटा। बट अब इसमें टैक्स माइनस कर दूंगा, तो सिर्फ प्रॉफिट बचा है। प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ कंपनी का है और कंपनी के शेयर होल्डर का है। हाँ या ना? पहला पॉइंट। अब मुझे यहाँ पे एक पेंडल बनाना है, वो पेंडल ऐसा बनाना है जो सिर्फ और सिर्फ कंपनी और शेयर होल्डर की बात ना करे, वो सिर्फ और सिर्फ किस कंपनी शेयर होल्डर की बात नहीं करे, वो सभी व्यक्तियों की बात करे। और सभी व्यक्ति में कौन आएगा? कंपनी, कंपनी के शेयर होल्डर्स, कंपनी के फाइनेंसर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के एम्प्लॉइज, एज वेल एज गवर्नमेंट। अरे हाँ या ना? तो इस प्रॉफिट के बारे में मुझे यहाँ पे बात करनी है। तो जब मैं अगर इस प्रॉफिट में से टैक्स को माइनस किया, तो इसमें मुझे बताओ, ये जो प्रॉफिट मैंने बनाया 1 मिनट के लिए, ध्यान समझना, मैंने यहां पे क्या बनाया? एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, यहां पे पर्टिकुलर और अमाउंट, इसमें से सबसे पहले लिखता हूं बेटा सेल, और क्या लिखता हूं बेटा? मिसलेनियस इनकम। इसके बाद क्या है? टोटल ऑफ ए आ गया बेटा, बोले। फिर हम बी बात करेंगे, दिस विल बी एक्सपेंसेस। जब एक्सपेंसेस की बात करूंगा, तो मैंने लिख दिया सैलरी, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट। बोल जवाब दो, क्लियर। इन सबको माइनस कर दिया। इसके अलावा और भी तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं। मान लो ये कितने रुपए का? 15 लाख रुपए है, यहाँ पे 1,50,000 रुपए है, यहाँ पे 16,50,000 रुपए है। हम सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ पे 50,000 रुपए है, यहाँ पे 30,000 रुपए है, 40,000 रुपए है, 2 लाख रुपए है। तो मैं बोल सकता हूँ टोटल ऑफ बी डेप्रीशिएशन है 1 लाख रुपए। तो नाउ दैट मीन्स बोल सकता हूँ टोटल ऑफ बी, बोलो जवाब तो हाउ मच? 4,20,000। तो अगर मैं बोल सकता हूँ नेट प्रॉफिट जो गिवन है बिफोर टैक्स, बेटा बोल, बातचीत नहीं ना बेटा, कितना बेटा? ए माइनस बी कितना बेटा? 12,30,000।
क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? 12,30,000। इसमें से अगर मैं टैक्स जो पेड है वो अगर माइनस कर दूं, मान लो 2,30,000 का हमने टैक्स माइनस कर दिया, कितना बचा बेटा? 10 लाख रुपए। क्या ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है? पीएटी चलेगा? लिख दिया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसमें से अगर मैंने प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड माइनस कर दिया, चलो मान लो कुछ कितना बेटा? 10 लाख रुपए है, और मैं मान के चलता हूँ कि प्रेफरेंस शेयर मेरी कंपनी के अंदर है ही, तो ये 10 लाख का ये प्रॉफिट बचा। क्या ये प्रॉफिट किसका है? दिस प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल बैलेंस शीट। इज इट क्लियर? तो नाउ मैं क्वेश्चन, क्या 10 लाख रुपए का प्रॉफिट है? अब ये बताओ ये प्रॉफिट सिर्फ किसका है? इक्विटी शेयर और कंपनी, क्या दोनों का प्रॉफिट है? अब एक बात बताओ, मैंने अगर यहाँ से सिर्फ अगर मैं ये बोलता 10 लाख रुपए यहाँ पे है बेटा, ध्यान से एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना बेटा, एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना कि अगर बेटा मैं इस 10 लाख को छोड़कर 10 लाख को यहाँ पे लेकर, क्या ये 10 लाख एक ही बात है? अगर इस 10 लाख रुपए में से अगर मैंने टैक्स को माइनस नहीं किया होता तो आज मेरा प्रॉफिट कितना होता? 12,30,000। अरे क्या ये प्रॉफिट में अभी भी, ये प्रॉफिट में किस किस का हिस्सा है? क्या 3 व्यक्तियों का हिस्सा है? किस किस का? गवर्नमेंट का, शेयर होल्डर का, और किसका? एंटिटी का। बोल जवाब तो। क्या गवर्नमेंट हमारे महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है? तो अगर ये प्रॉफिट बन गया, अब एक बात बताओ, इस प्रॉफिट में से अगर मैंने ये सैलरी का खर्चा माइनस नहीं करता तो क्या ये प्रॉफिट मेरे पास 12,80,000 रुपए आता? तो ये प्रॉफिट कितने लोगों का? 4 लोग। 4 लोग कौन कौन से? कंपनी, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट और किसका? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर इसमें से मैं डायरेक्टर्स का रेम्युनरेशन पे हटा दूंगा तो क्या यहाँ पे 13,10,000 रुपए आ जाएगा? अरे बोलो, 13,10,000 आएगा। तो अल्टीमेटली ये प्रॉफिट किसका? 5 व्यक्ति का। कौन कौन? कंपनी, गवर्नमेंट्स एंड एम्प्लॉइज एंड डायरेक्टर्स। बोल जवाब दो। अगर इसमें से मैं इंटरेस्ट का खर्चा भी हटा दूं तो यहाँ पे प्रॉफिट आएगा 13,50,000। तो ये प्रॉफिट कितने का? 6 लोगों का प्रॉफिट है। क्या यही तुम्हें बिजनेस चलाने में सबसे मेन योगदान करते हैं? क्या इनके अलावा कोई और व्यक्ति है? 6 लोग कौन कौन से बेटा? मैं फिर रिपीट करता हूं बेटा, डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज, फाइनेंसर, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स। क्या यही तो व्यक्ति? देखो बोलो, देखो सबसे कंपनी, एंटिटी, अब बचा कौन बेटा? बोलो। C for, D for, E for, F for, G for, H for। क्या 6 लोग हैं? That's it, so simple। अब आपको तो याद ही नहीं करना हो 6 व्यक्ति कौन है। और दुनिया को चैप्टर सबसे टफ लगता है, क्या समझ भी ना? और इतना सिंपल चैप्टर है, बोनस चैप्टर है मेरे हिसाब से। बोनस चैप्टर मतलब मैंने क्या क्या, एक बात बताओ, पिंडल वही बना, क्वेश्चन में पिंडल ऑलरेडी बना हुआ होगा, ऐसा अभी पिंडल बना हुआ था, आज इस पिंडल को रीमोडिफाई कर नया पिंडल बनाया। कुछ नया किया क्या? 8 मार्क्स का क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, ये हाँ मिटाना है। समझ में आई कहानी? भाई क्या था इस क्वेश्चन, मुझे बताओ, कुछ था? ये चैप्टर का खात्मा हो गया बड़ा। तो से एग्जाम्पल, एक बात करो, तो ये प्रॉफिट है, ये सिर्फ हमने हमारे लिए सोचा है, सबके लिए सोचा? सबके लिए कौन कौन? क्या सभी को समझ में आया? ये एक स्टेटमेंट बनाया, क्या एप्लीकेबिलिटी, क्या वापस एक नया स्टेटमेंट बन गया। इस स्टेट को नाम कहा जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। ये पीएनएल नहीं है। अब इसका नाम मैं चेंज कर दूंगा और इसका नाम लिखूंगा बेटा यहाँ पे, बेटा ग्रॉस वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। क्या चैप्टर टफ है? मजाल हो जाए। वो जवाब दो।
क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? कितने लोग हैं? 6। कितने लोग? 6। C D E F G H। घर जाके C फॉर कंपनी मत बोलना, छोटा भैया आएगा तो चाटा मारेगा, क्या पगला है क्या तू, वैसा बोलेगा। समझ में आया कि नहीं? तो समझना, C फॉर, D फॉर, E फॉर, F फॉर, G फॉर और H फॉर होल्डर। होल्डर मतलब इक्विटी शेयर। अब समझना कहां पे क्या क्या आएगा, इस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। तो बेटा कंपनी के पास यहां पे क्या आएगा, सुनो, जितनी भी प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट करंट ईयर, करंट ईयर का जितना भी प्रॉफिट है इसी का कंपनी के पास रहेगा। और करंट ईयर में जितना भी हमने क्या किया, करंट ईयर में अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, क्या हमने पीएनएल से कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा? और जब पैसा पीएनएल से हमने रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा तो अल्टीमेटली कंपनी के पास या कंपनी से बाहर चला गया, तो अल्टीमेटली उस पर राइट किसका है? कंपनी का। नेक्स्ट पॉइंट, इसी के साथ मैं आपको ये बोलता हूं डिविडेंड, सॉरी डेप्रीसिएशन। क्या हम डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर? उसको भी यहां से लेस करूंगा। क्यों डेप्रीसिएशन चार्ज करने? डेप्रीसिएशन आपका एक्सपेंडिचर है या इनकम? दिस इज द एप्रोप्रिएशन, दिस इज नॉट द एक्सपेंडिचर। हम उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर, दिस इज नॉट द एक्सपेंडिचर, दिस इज द एप्रोप्रिएशन। क्या हम थोड़ा एक्सपेंसेस माना, आपको जो पता वही मैंने माना, बट क्या एक्सपेंसेस, अगर मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मैंने यहाँ पे डेप्रीसिएशन 1 लाख रुपए लिखा था, तो क्या 1 लाख रुपए किसी को मुझे पेमेंट करना है क्या? चलो पेमेंट नहीं करता, आउटस्टैंडिंग है क्या? और आउटस्टैंडिंग होता तो क्या मेरे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स डेप्रीसिएशन आता? क्या आता है क्या? हम तो सेल्स की वैल्यू से क्या करते हैं, कम। ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें आज से कुछ सालों के बाद जाकर मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, डेप्रीसिएशन असेस परचेस करनी पड़ेगी, तो पैसा चाहिएगा, तो हम खर्चे को प्रॉफिट में कम 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 करके हम क्या ट्रांसफर करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दैट मींस यहाँ पे भी कितना आ जाएगा फिर बेटा, यहाँ पे 14,50,000। अरे कितना आएगा बेटा, 14,50,000। अरे हाँ या ना? यहाँ कितना आया, 2 लाख। अब एक बात बताओ, ये 4,50,000 रुपए किसका है? कंपनी का ना, कंपनी का नहीं। ये 14,50,000 रुपए तो कंपनी का है ही है। इसमें डायरेक्टर्स का भी हाथ है, इसमें एम्प्लॉइज का भी हाथ है, फाइनेंसर्स का भी हाथ है, गवर्नमेंट का भी हाथ है और होल्डर्स का भी हाथ है। बोलो हाँ है ना? तो एक बात बताओ, प्रॉफिट करंट ईयर का इसके पास, अगर कुछ प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट हमने रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा, वो भी इधर ही आएगा। अरे बोलो क्लियर? उसके बाद डेप्रीसिएशन के बारे में अपन बात करते हैं। बोलो, तो डेप्रीसिएशन होगा तो कहाँ आएगा, यहीं आएगा या नहीं आएगा? गुड। उसके बाद डायरेक्टर्स को पैसा दिया, तो डायरेक्टर्स को हमने कुछ भी पैसा दिया, किसी भी नाम से किया, तो एनी अमाउंट गिवन टू अंडरराइटर्स, अंडरराइटर्स का सॉरी, एनी अमाउंट गिवन टू डायरेक्टर्स, जो भी पैसा आपने डायरेक्टर्स को देना है, किसी भी नाम से देना है, चाहे बोनस, चाहे कमीशन, चाहे फीस, चाहे सीटिंग फीस, चाहे मीटिंग फीस, चाहे रेम्यूनरेशन, व्हाटएवर द नेम, डजंट मैटर। वो जवाब दो, ये पैसा किसको दिया जाएगा? डायरेक्टर्स को। क्या मैं आगे बोल सकता हूँ? अब बारी किसकी आएगी बेटा, एम्प्लॉइज। क्या एम्प्लॉइज को भी मुझे पैसा देना हो सकता है? तो एम्प्लॉइज को मैं किसी भी नाम से दूं, एनी अमाउंट गिवन टू एम्प्लॉइज, या इनफैक्ट मैं बोलूं एम्प्लॉइज की बेनिफिट के लिए मैंने कुछ भी किया। क्या अगर कुछ पैसा प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता हूं अपने एम्प्लॉइज के लिए, तो वो भी तो एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए ही है। अरे बेटा क्या कर रहे हो? अगर मैंने अपने एम्प्लॉय को कंपनसेशन का पेमेंट किया तो अल्टीमेटली एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए किया, वो भी कहां जाएगा, यहां आएगा। कुल मिलाकर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी एम्प्लॉइज है उसके लिए किसी भी प्रकार से गिफ्ट दिया, बोनस दिया, कमीशन दिया, रेवोल्यूशन दिया, सैलरी दिया, मकान दिया, व्हाटएवर द बेनिफिट गिवन टू अंडरराइटर कम एम्प्लॉइज, कहां आएगा बेटा यहाँ पर? यहाँ नहीं समझ में आया? अब मैं बात करता हूँ फाइनेंसर्स। फाइनेंसर्स को क्या दिया जाता है पीएनएल में से? इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट। क्या मैंने प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट किया होगा तो क्या उसको पीएनएल में डेबिट करता हूँ? नहीं, बट क्या उसके ऊपर प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो मुझे इंटरेस्ट देना होता है वो तो आता है। यस, तो यहाँ पे क्या इंटरेस्ट पेबल या पेड,
जितना भी इंटरेस्ट हमने पेड किया है या पेबल किया है, बट ओनली ऑन लॉन्ग टर्म। हम शॉर्ट टर्म की बात तो करेंगे ही नहीं। बैंक ओडी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? बैंक लोन लॉन्ग टर्म, डिबेंचर्स टर्म लोन, बोल समझ में आया? कैश क्रेडिट शॉर्ट टर्म। इज इट क्लियर? जो शॉर्ट टर्म पे नहीं, अगर शॉर्ट टर्म का इंटरेस्ट होगा तो माइनस कर देने का, और लॉन्ग टर्म होगा तो माइनस नहीं करने का। थोड़ा बहुत समझ में आया? नाउ गवर्नमेंट तो लिखे बेटा ओनली डायरेक्ट टैक्सेस, ओनली डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स तो हमारा खर्चा थोड़ी होता है, हम तो कस्टमर से लेते हैं और देते हैं, तो हमने क्या दिया गवर्नमेंट को? अरे आज से एग्जांपल, मैं गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स भी पे करता हूं, मैं गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स का भी पेमेंट करता हूं, बट इनडायरेक्ट टैक्स तो मैंने अपने कस्टमर से लिया और जाके गवर्नमेंट को दिया। क्या मेरी जेब से गया है क्या? ना, तो यहाँ पे वो आएगा ही नहीं। बट हाँ, डायरेक्ट टैक्स क्या मैं खुद देता हूं अपनी जेब से? यस, तो वो यहाँ पर आएगा। होल्डर, होल्डर मतलब कौन? शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर, तो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? इज इट क्लियर? अरे इज इट क्लियर? दैट्स इट यार, दैट्स इट। अब एक बात बताओ, अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, आपने ऑयल क्वेश्चन नोट डाउन किया था उस टाइम पे? नहीं किया था। तो नाउ क्या 14 लाख किसी ने नोट डाउन किया? पूरा क्वेश्चन जो ओरिजिनल था जब मिटाने से पहले। ठीक है, तो इस 14 लाख में से कुछ पैसा किसका है? कंपनी का। तो कंपनी के पास, कंपनी जो अमाउंट लिखेंगे तो कौन कौन सा, किस किस का सम लिखेंगे? जितना हमने करंट ईयर में प्रॉफिट कमाया प्लस जितना अमाउंट हमने किया प्लस कितना डेप्रीशिएशन। बोलो हाँ या ना? क्लियर? बोलो समझ में आया बेटा? एक बार नोट डाउन करो फटाफट से एक बार। कुछ मन तो डाउन करो बेटा। क्या तो समझ में आया? बोलो क्लियर? तो इसमें से कुछ प्रॉफिट किसका? इसका, इसका, इसका। बोलो क्लियर? क्या इसका मतलब ये सोच रहा है हम जनता के बारे में सोचते हैं, या हम ये बोल सकते हैं हम समाज के लिए सोचते हैं? समाज, समाज मतलब क्या? सोसाइटी के लिए। अरे बोलो, क्या हम सोसाइटी के लिए सोचते हैं? और वैसे भी पता है, आप सभी समझते हो बेटा, सोसाइटी सोचते हो सेक्शन 135 याद आता है बेटा कंपनीज एक्ट का, CSR। बोलो आपके ऊपर देखो, ये तो सीधी सी बात है, ये तो हमने अपनी मर्जी से बनाया, बट कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि आप कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए क्या करो? काम करो। कब? सेक्शन 135 तीन कंडीशंस हैं, इन तीनों में से कुछ भी एक टच की, CSR आपको टच करेगा। और CSR अगर टच करेगा तो पिछले 3 सालों का एवरेज का प्रॉफिट का 2% आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। और तीनों कंडीशन में टर्नओवर, नेटवर्थ, नेट प्रॉफिट। अगर नेटवर्थ आपकी कितनी है बेटा? 5000 या 500? 5 करोड़। 500 क्या? बोलो CSR के लिए सेक्शन 135 बोलो। आपकी कंपनी के ऊपर CSR वाला सेक्शन एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? डिपेंड ऑन नेटवर्थ। इफ नेटवर्थ एक्सीडिंग रुपीज, एक्सीडिंग समझना बेटा, नहीं बोलूंगा, 500 करोड़ और मोर, एक्सीड नहीं है, क्या बोला? 500 और मोर अगर आपकी बिजनेस की नेटवर्थ है तो आपके ऊपर CSR के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। या आपका टर्नओवर 1000 और मोर,
तो इस केस में क्या करना पड़ेगा बेटा, आपके ऊपर सीएसआर के प्रोविजंस आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। या फिर आपका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर हो, तो इस केस में आपके ऊपर क्या होगा, 5 करोड़ और मोर बेटा, सॉरी वो अलग है बेटा। अगर इन तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर दी तो आपके ऊपर सेक्शन 135 एप्लीकेबल होगा, और सेक्शन 135 एप्लीकेबल होगा तो आपके बिजनेस के अंदर सीएसआर कमेटी बनानी पड़ेगी, और सीएसआर कमेटी बनेगी तो उसमें 3 डायरेक्टर होना चाहिए और मिनिमम 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? दिस इज सेक्शन 135। और अगर सीएसआर कमेटी आपके ऊपर सीएसआर के प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहे हैं तो पिछले 3 सालों में जितने भी आपने प्रॉफिट कमाए होंगे उस प्रॉफिट का एवरेज का 2% आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। ये सेक्शन 135 है। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। कहां पर? कंपनी लॉ के अंदर और कंपनी अकाउंट्स के अंदर। मैंने आपको क्या बोला वैसे बेटा, ध्यान से, जितने भी सेक्शंस में यहाँ पे कंपनी लॉ के कोट कर रहा हूँ, जितने भी प्रोविजंस में बात कर रहा हूँ, ये तय है एग्जाम में 6 से 8 मार्क्स की कंपनी लॉ में तो पूछा ही जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो जितने सेक्शंस में यहाँ पे कोट कर लूं, ये नियम बना लेना कि एग्जाम से पहले तो ये कंपनी लॉ पूरा पेपर बाद में पढ़ना। कोर्स छूट रहा है तो छोड़ देना, कोई तकलीफ नहीं। जितने सेक्शन मैंने आपको अकाउंट्स के अंदर बता रहा हूँ उनको रट लेना। ये मेरी गारंटी कि मिनिमम से मिनिमम 6 मार्क्स से 8 मार्क्स का पेपर इसमें से बनेगा ही बनेगा, ये मेरी गारंटी है। और प्लस अगर कंपनी अकाउंट थोड़ी पूछ ली वो आपका बोनस है। वो समझ में आया कि नहीं? तो सीएसआर तो अल्टीमेटली क्या ही हम क्या करें, जनता के फायदे के लिए तो कर रहे हैं। यस, वो जवाब दो। अब एक बात बताओ, 1 मिनट के लिए मानो कि ये 14,50,000 का प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है? 14,50,000 रुपए का प्रॉफिट है। इसमें से मान लो यहां पे कितना रुपए बेटा, 4 लाख रुपए। इसमें से कितना, 1 लाख रुपए। मान लो कितना, 2,50,000 रुपए। मान लो कितना, 30,000 रुपए। मान लो कितना, 4 लाख रुपए। कितना हो रहा सम बेटा? 4 4 8 2 10 10 11, हाँ 17 लाख कैसे हो गया? 13,50,000। प्रेफरेंशियल तो होल्डर है ही नहीं, तो हमने यहाँ बचा कितना, 1 लाख रुपए हमने किसको दिए? इन सब का सम 14,50 हो रहा है क्या? अरे बड़ा 1 लाख और 4 लाख, 5 लाख, 5 लाख और 2.5 लाख, 7.5 लाख, 7.5 लाख, 8.5, 12.5, 1280 हो रहे हैं। तो 1280 में 14,50 करना, 170। अब देखना मजे की बात, कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया? 14,50,000। 14,50,000 में से कितना पैसा कंपनी के पास अभी भी रखा हुआ है? कितना पैसा डायरेक्टर को दिया? कितना पैसा इसको दिया? कितना पैसा इसको दिया? 4 लाख। बोलो हाँ है ना? क्या कहीं सबको समझ में आई? अब ध्यान से देखो बेटा, क्या 14,50,000 में से 5,70,000 यहाँ लिखा हुआ था? अभी भी कंपनी के पास कितना है? 5,70,000 डिवाइडेड बाई 14,50,000 कितना हुआ? 39.31। बोलो जवाब दो। क्लियर? बड़ा शिवम और आयुष और निखिल डिवाइडेड बाई कितना बेटा? 14,50,000, 6.89। बहुत समझ में आया बेटा? 6.89। बोल जवाब दो। अब हमने बात की किसके लिए? एम्प्लॉइज के लिए। 2,50,000 डिवाइड बाई कितना? 14,50,000 मल्टीप्लाई बाई कितना? 100। कितना? 17.25%।
अप्रोक्स चल रहा है बेटा। हम नेक्स्ट बोलो फाइनेंसर्स, 30,000 डिवाइड बाई कितना, 14,50,000। बेटा क्लास से बाहर चले जाओगे, ध्यान रखना बेटा। 2 पॉइंट बोल, समझ में आया बेटा? नाउ अब मैं बात करता हूं गवर्नमेंट के लिए, कितना बेटा, 4 लाख डिवाइडेड बाई कितना, 14,50,000 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना, क्लियर? नेक्स्ट कितना, 1 लाख डिवाइड बाई 14,50,000 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना, 6.8 अप्रोक्स। ये हो गया 100% बेटा, अब कर देना। अब समझना, मैं आज 100 रुपए कमाता हूं, तो 100 रुपए कमाने के बाद मैं अपने शेयर होल्डर को 7 रुपए का पेमेंट करता हूं। कितने का? मैं आज 100 रुपए कमाता हूं, तो उसमें से 28 रुपए गवर्नमेंट को देता हूं। तो बताओ जनता कितनी खुश होगी? जनता क्या देगी, अरे यार कंपनी कितनी अच्छी है, 100 रुपए कमा रहा है और 28 रुपए गवर्नमेंट को दे रहा है, और 28 रुपए गवर्नमेंट को दे रहा है, मतलब ये कितनी इकोनॉमी के बारे में सोच रहा है। अरे हाँ या ना, क्या मार्केट में इस कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी? क्योंकि कंपनी टैक्स चोरी नहीं करती, कंपनी तो बहुत अच्छी है, लगाओ इस कंपनी में पैसा। बोल जवाब दो। खुद भी कमाता है, दूसरों को भी देता है, 27% गवर्नमेंट को दिया यार, कितनी अच्छी बात है यार। अरे बोलो क्लियर। कंपनी 100 रुपए कमाती है तो 2 रुपए फाइनेंसर को देती है, मतलब इसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, बहुत ही अच्छी है। लोगों को बांटती नहीं है, अगर पैसा कमाती है तो 7 रुपए दे रही है अपने शेयर होल्डर को, बट फाइनेंसर को बहुत कम दे रही है, कितनी अच्छी बात है। इसके ऊपर किसी प्रकार का कर्ज नहीं है, इसकी सॉल्वेंसी रेशियो बहुत ही अच्छा है, इस बंदे के पास कोई लायबिलिटी नहीं है इसके ऊपर, इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो। अरे हाँ है ना, कंपनी 100 रुपए कमाती है तो 17 रुपए अपने एम्प्लॉय को दे रही, कितनी अच्छी बात है। इस कंपनी में नौकरी कर लो, पैसा बांटती है। अरे ये सोचने वाली बात है बेटा। ये ग्रॉस वैल्यूड स्टेटमेंट क्या सिखा रहा है? ये सिखा रहा है कि यार इस कंपनी में काम करने की अच्छी बात है। आप 100 रुपए कमा रही है तो 17 रुपए खुद को दे रही है, कितनी अच्छी बात है यार। और खुद के पास कितना, और खुद के पास भी 40%, मतलब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बहुत अच्छा है। अगर देखा जाए 39 और ये मतलब कितना 45 समथिंग है इनके पास, मतलब कंपनी 100 रुपए कमाती है तो 45 तो अपने पास रख रही है, मतलब इसके प्रोजेक्ट प्लान कितने अच्छे होंगे। और कंपनी डिविडेंड भी बांट रही है, पैसा भी कमा रही है। ऐसा थोड़ी पैसा कमाने खुद के जेब में पड़ती है, नहीं, पैसा कमाने के बाद शेयर होल्डर को भी दे रही है, गवर्नमेंट को भी दे रही है, और उसके ऊपर ब्याज बट्टे का लफड़ा ही नहीं है। अरे हाँ है ना। और उसके बाद कंपनी अपने एम्प्लॉय को खुश रखती है। अरे हाँ है ना। और उसके बाद कंपनी के डायरेक्टर्स में कितना पैसा देती है बेटा? 7%। ये इसका पूरा इंटरप्रिटेशन है। ये इंटरप्रिटेशन कभी आपसे नहीं पूछेगा, बट ये इंटरप्रिटेशन इसलिए बताया कि कभी आपको प्रैक्टिकली जीवीए देखने को मिले तो उसका इंटरप्रिटेशन आप कर पाए। दैट्स इट। तो ये समझ में आ गया, जितना ये प्रॉफिट होगा क्या इसी का सम ये होगा? अरे अगर थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, क्या 14,50,000 के बाइफिकेशन किया है मैंने, तो 14 लाख का बाइफिकेशन किसके लिए? इनके लिए। और इस स्टेटमेंट में सिस्टमेटिक में प्रेजेंट कर दूंगा। सच स्टेटमेंट इज नॉन एज क्या बन जाएगा? ग्रॉस वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। क्या समझ में आया? अभी तक तो मैंने कंसेप्ट को पढ़ाना शुरू ही नहीं किया है, अभी तक तो मैं कंसेप्ट को समझा रहा हूं। क्या सबको समझ में आया या नहीं आया? और अगर ये समझ में आ गया तो समझ लो ये चैप्टर के लगभग पकड़ आपके ऊपर है। इसको प्रेजेंट एग्जैक्टली कैसे करना मैंने अभी तक आपको इस चीज को नहीं बताया। ये सिर्फ मैंने माहौल बनाने के लिए किया कि मैं अब कुछ लिखने जाऊंगा, सच्ची आपको अच्छे से समझ में आए। क्या यहाँ तक किसी को कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। यस, कोई डाउट्स किसी भी चीज को लेकर कुछ भी डाउट्स हो बिंदास होकर पूछे, मैं डाउट्स लेने के लिए तैयार हूँ। अरे मैं उम्मीद नहीं करूंगा क्योंकि पहले पढ़ाई नहीं होता, डाउट कैसे आएगा? सबसे पहली बात क्योंकि कभी आपने 11th चैप्टर को पढ़ा हुआ होगा तो थोड़ा सा डाउट्स आता है इसके लिए। बाकी जितना बोलूंगा उसको आप सही से मानते जाओगे, फिर भी आपको मुझे समझ में नहीं आई, सर ऐसा नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्यों किया। ईच एंड एवरीथिंग आपको हर एक चीज के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको पूछना हो तो। यस, एनी डाउट किसी को? डाउट है? अरे डाउट है किसी को? नाउ नेक्स्ट, अब बेटा मैं यहाँ पे इस चैप्टर में क्यों पढ़ना है, इस चैप्टर की क्या यूटिलिटी है, इसके बारे में समझना है। इसी के बाद मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। इस चैप्टर के अंदर एक नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा, मार्केट वैल्यू एडेड।
ये क्या था? जीवीए, मार्केट वैल्यू एडेड। वो ऐसा कंसेप्ट, इतना जबरदस्त कंसेप्ट, आपको इतनी यूटिलिटी नहीं होगी, मैं समझाऊंगा इस चीज को। मार्केट वैल्यू एडेड एक ऐसा कंसेप्ट है, आपको लग रहा है कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, बोलो हाँ है ना, फिर भी आप जनरली एक आम इंसान ये सोचता है कि इस कंपनी में प्रॉफिट है तो मुझे इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, बोलो हाँ है ना। बट इसके बाद एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा एमवीए, वो एक ऐसा कंसेप्ट है कंपनी प्रॉफिट भी कमा रही है, उसके बावजूद भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, वो बताएगा नेक्स्ट कंसेप्ट मार्केट वैल्यू एडेड। इसकी क्या यूटिलिटी है, इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें डिस्कशन करना है जीवीए। इस चैप्टर में दो चीज पढ़ानी है बेटा, सिर्फ और सिर्फ बेटा आपको, हाउ टू प्रिपेयर जीवीए एंड हाउ टू प्रिपेयर एमवीए। एमवीए कैसे निकाला जाएगा तो जीवीए कैसे निकाला जाएगा। एमवीए एक प्रकार का प्रॉफिट का पोर्शन है, जीवीए भी एक प्रकार का प्रॉफिट का पोर्शन है, बट ये प्रॉफिट कितने लोगों के लिए, साथ में आपको ये भी बताना वो समझ में आया। तो नाउ स्टार्ट विद द जीवीए। तो जीवीए कैसे बनेगा, क्या होगा इस चीज के, यहां तक किसी को नोट डाउन करना है क्या? अरे बोलो, क्या मैं आगे बोल सकता हूँ? तो नाउ हाउ टू प्रिपेयर जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड स्टेटमेंट कैसे बनेगा, बड़े ध्यान से समझना। कुछ भी नहीं है बेटा, अगर ये 6 व्यक्तियों का नाम पता है कौन कौन, सी डी ई एफ जी एच, मामला खत्म। बोल समझ में आया बेटा? यही 6 व्यक्ति, ध्यान से देखना इन 6 व्यक्ति, पर ये लिखा था सबने, हाँ ये बहुत काम की चीज थी बेटा। तो नाउ ध्यान समझना बेटा, हाउ टू प्रिपेयर जीवीए। तो नाउ हम बात करेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। हम क्या बात करेंगे बेटा, ग्रॉस वैल्यू एडेड स्टेटमेंट के बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे, कि कैसे बनेगा, क्या होगा, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। बट एक चीज ध्यान रखना बेटा, जिस भी कंपनी का ये स्टेटमेंट बन रहा हो उसका सबसे पहले नाम लिखना चाहिए। कहाँ पे बेटा, मान लो जिस कंपनी का बन रहा है उस कंपनी का नाम है एडहॉक लिमिटेड। कौन बेटा, एडहॉक लिमिटेड, और इसका क्या बन रहा है, ग्रॉस वैल्यू एडेड स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी फला डेट उसको यहाँ पे लिखना है। इज इट क्लियर? अरे हाँ है ना, क्लियर। फिर यहाँ पे क्या आएगा बेटा, पर्टिकुलर, बोलो यहाँ क्या आएगा, अमाउंट। इज इट क्लियर? गुड। इसके बाद सबसे पहले लिखा जाएगा यहाँ पे ए, क्या लिखेंगे बेटा, सेल्स। क्या लिखेंगे बेटा अपन, सेल्स। इज इट क्लियर? ये सेल्स को यहाँ लिखे जाएंगे, दैट्स इट। बेटा अभी जब मैंने पिंडल बनाया था उसमें मैंने बिजनेस इनकम को यहाँ पे ऐड किया था, पर मैं यहाँ पे नहीं लिखूँ, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, दैट्स इट। बोल समझ में आया बेटा, क्लियर। फिर बी पॉइंट लिखूंगा बेटा, तो बी की पॉइंट होगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ, क्या बात करें बेटा अपन, बेटा मटेरियल एंड, वो समझ में आया बेटा, श्योर। इसमें लिखेंगे बेटा समझना, सिंपल शब्द में बोलूं, यहाँ लिखो बेटा, देसी भाषा में लिखना, सारे एक्सपेंसेस को यहां से लेस किए जाएंगे एक्सेप्ट फॉलोइंग। मतलब सुनना यहां से बेटा, सुनो यहां से बेटा, क्या ये देखा जाए तो यहाँ पे सारे खर्चे ही आने, अरे बोलो, अरे यार क्या यहाँ पे सारे खर्चे आने, कुछ और आना है, एक्सपेंसेस ही आने, तो एक्सपेंसेस की एक लिस्ट तो नहीं बन सकती है, बोलो हाँ है ना। यहाँ पे ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी आपको बिजनेस को चलाने के लिए खर्चे किए जाते हैं, ऑल एक्सपेंडिचर्स एक्सेप्ट फॉलोइंग, ऑल एक्सपेंसेस एक्सेप्ट फॉलोइंग, ऑल एक्सपेंसेस एक्सेप्ट फॉलोइंग। कितने रो बनाए बेटा मैंने, बोलो कितने रो बनाए, 6। मतलब मैं यहाँ पे सब कुछ माइनस कर दूंगा, एक एक चीज को माइनस कर सकता हूं, पर इन फॉलोइंग चीजों को माइनस में नहीं करूंगा। पहला, कंपनी के पास जो आने वाला है, और कंपनी के पास क्या क्या आता है, डेप्रिसिएशन। कंपनी के पास क्या क्या आता है, अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व। कंपनी के पास क्या क्या आता है, करंट ईयर का प्रॉफिट। क्या लिखवाया था ये बात बेटा अभी, अरे हाँ है ना, गुड। उसके बाद मैं कंपनी के बाद जब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आपसे बात करता हूं, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, बोलो, फिर आएगा सी के बाद डी। डी मतलब कौन,
डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स को जो कुछ भी दिया जाना है वो यहाँ ना लिखे, मतलब यहाँ ना लिखे, मतलब इसमें से सारे एक्सपेंसेस के खर्चे यहाँ पे लिख देना। जो कंपनी के पास जाने वाला है उसको यहाँ से माइनस मत करो, जो डायरेक्टर के पास जाने वाला है उसको यहाँ से माइनस ना करें। डी के बाद क्या आएगा? ई। कौन सा बेटा? एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को जो कुछ भी हमें देना है, किसी भी नाम से देना है, चाहे बोनस, चाहे कमीशन, चाहे सैलरी, किसी भी नाम से जो कुछ देना है उसको यहाँ से माइनस मत करो, बाकी कुछ भी माइनस करो तो। अरे हाँ है ना, मतलब मैं जितने पॉइंट बोल रहा हूँ। डी के बाद क्या आएगा? एफ, मतलब क्या? फाइनेंसर्स। और लिख दो ब्रैकेट में लॉन्ग टर्म वाला है। क्या लिखो? 6 पॉइंट बेटा, फाइनेंसर्स। फाइनेंसर्स होते हैं बेटा, जो भी फाइनेंसर होते हैं, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। तो फाइनेंसर्स होंगे तो उनका पैसा यहाँ से माइनस मत करो। जी, जी फॉर गवर्नमेंट, ओनली डायरेक्ट टैक्सेस। गवर्नमेंट का जो टैक्स देना है वो लिखेंगे तो ओनली डायरेक्ट टैक्सेस। वो समझ में आया बेटा? श्योर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, फिर क्या आएगा? होल्डर्स। अब होल्डर्स की बात करूं मतलब क्या? होल्डर्स की बात करूं मतलब कौन बेटा? डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, जो भी देना है उसको यहां से क्या करो बेटा? आप लेस कर दो। आई एम सॉरी, उसको लेस ना कर। तो कुल मिलाकर ये सारे खर्चे माइनस कर देना, जितने खर्चे पड़े सब माइनस कर देना। अगर इनको रिगार्डिंग कुछ खर्चे हैं तो उन खर्चे को आप इसमें से माइनस मत करना, मतलब इसमें से माइनस ना करें। तो यहाँ पे क्या आएगा? टोटल ऑफ, ये क्या आ गया था? ए। अरे हाँ है ना, ये क्या आएगा? टोटल ऑफ बी। ये टोटल ऑफ क्या है? बी। अरे हाँ है ना। अब ध्यान समझना बेटा, फिर यहां से लिखा जाएगा, देखो वैल्यू एडेड। क्या लिखोगे बेटा? अपना वैल्यू एडेड ए माइनस बी, ए माइनस बी। क्या वो अमाउंट यहां पर आएगा? इसमें ऐड किया जाएगा मिसलेनियस इनकम। तो मिसलेनियस इनकम जो ऊपर हम ऐड नहीं की थी उसको यहाँ पर ऐड करना हो। ऐसे ही यहाँ करो या करो नहीं, ऐड तो आपको यहीं करना पड़ेगा। दिस इज नॉन एज क्या बन जाएगा बेटा? ग्रॉस वैल्यू एडेड। अरे हाँ है ना, दिस विल बी क्या बनेगा बेटा? ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्या समझ में आया थोड़ा बहुत? अरे बोलो ना, नहीं आया समझ में? दिस कंसेप्ट। एक कंसेप्ट और है बेटा, एक नेट वैल्यू एडेड, वो आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट अगर मान लो खुदा ना खास्ता कभी एग्जाम में आपसे पूछ ले, कैसा हो सकता है? क्योंकि अर्लियर चैप्टर का नाम तो क्या है? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। पूछ ले, इट मे बी पॉसिबल। उसमें पता कुछ भी नहीं है, बस ये जीवीए है। अब एक बात बताओ, इसी के साथ क्या हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन माइनस करना है क्या? मैं सारे खर्चों को यहाँ से माइनस करूंगा, पर डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा क्या? अगर जीवीए निकलने के बाद इसमें से अगर मैं डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूं, देन जो अमाउंट आएगा, दिस इज नॉन एज ए नेट वैल्यू एडेड। दैट्स इट, ये कंसेप्ट था। जो जीवीए निकला ना, इस जीवीए से आप क्या करोगे? डेप्रिसिएशन नहीं, ऊपर नहीं, यहां पर। अरे बोलो, इस जीवीए में से आप क्या लेस कर देना बेटा? डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना, देन जो अमाउंट आएगा दिस विल बी योर क्या? नेट वैल्यू एडेड। इज इट क्लियर? अरे इज इट क्लियर? बोलो। इज इट क्लियर? अब बेटा ये तो हमने क्या जीवीए बनाया, क्या ये प्रॉफिट है कितने लोगों का? बेटा ये प्रॉफिट है कितने लोगों का? 6 लोग। 6 लोग कौन कौन से? आओ, अब यहीं पे अब आपको लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन टू किसको दिया जाएगा पैसा? ये कंपनी को। इसमें कुछ पैसा किसका है? डायरेक्टर्स। किसका पैसा है? हाँ, किसको दिया जाएगा? किसको दिया जाएगा? जवाब दो।
इसमें से जितना पैसा उसको देना उसको यहाँ लिख देंगे, इतना इसको दे देंगे, यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, क्या काम बन गया? दैट्स इट। अब ये आया, इसी को परसेंटेज टर्म में करना है, तो यहाँ पे क्या करोगे 100%, और परसेंटेज कैसे निकालना है क्या बता चुका हूँ, बताना बाकी है। दिस द एंड ऑफ द कंसेप्ट ग्रॉस वैल्यू एडेड, दैट्स इट। और इस चैप्टर का 50% पोर्शन ये खत्म हो चुका है। बोलो कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत बेटा? अरे बोलो, जितना है अभी समझ में आएगा। ये है बस, एक काम करूंगा ध्यान से बेटा, जब मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा ना तो कंपनी को यहाँ नहीं लिखूंगा बेटा, मैं सिर्फ समझाने के लिए। कंपनी सबसे क्या आएगी बेटा? लास्ट में। ये जो कंपनी को पैसा देना है हम यहाँ पे लिखेंगे। बट आपका नाम तो याद हो गया सभी को बेटा? चलो, क्या सभी समझ में आ गया? सभी नोट डाउन कर लिया? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। आओ रीड करो बेटा। अब देखो, क्वेश्चन देख के डरना मत आओ, सबसे पहली बात। क्वेश्चन बहुत बड़ा है और मतलब खुश हूं, जितना क्वेश्चन बड़ा है उतना इसका छोटा सा क्या होगा? सॉल्यूशन। और मतलब बहुत इजी होता है। जितना क्वेश्चन कॉम्पैक्ट होगा उतना आपके लिए क्या होगा? थोड़ा प्रॉब्लम करता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे हैं आप लोग बेटा। राइट लिमिटेड क्वेश्चन है, सीए फाइनल में 16 मार्क्स का पूछा गया क्वेश्चन। और बोनस चैप्टर है बेटा। पास होने में इसका बहुत बड़ा मूल्य योगदान, अमूल्य योगदान है। मूल्य क्या? अमूल्य योगदान है इसका बेटा। बोनस क्वेश्चन है, मतलब इतना इजी क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन पढ़ो बेटा। On the basis of the following income statement pertaining to Bright Limited, you are required to prepare gross value added. क्या करना बेटा आपको बेटा? Gross value added. एंड दूसरा क्या बोला? स्टेटमेंट शोइंग द रिकंसिलिएशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड फॉर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये क्या होता है हम अभी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हमें जीवीए पढ़ेंगे अभी बेटा। क्लियर? अब आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ब्राइट लिमिटेड क्वेश्चन में गिवन है। अरे बोलो, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 सेल्स गिवन है, डिविडेंड गिवन है, मिसलेनियस इनकम गिवन है। अब बेटा समझना, तो ठीक है सर आपने तो मिसलेनियस इनकम लिखाया था, वो यहाँ लिख देंगे। सर डिविडेंड को बारे में लिखे, छोड़ देंगे क्या? नहीं, वो भी अदर इनकम है, वो भी कहेंगे बेटा आपके पास नीचे ही जाके क्या होगी बेटा? वो ऐड होगी। ऐसा नहीं उसको ऊपर ऐड कर दो ना। सेल के अलावा जितना भी इनकम आता वो सब कहाँ आएगा? वैल्यू एडेड के नीचे आएगा। इज इट क्लियर? गुड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें। प्रोडक्शन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में गिवन है डिक्रीज इन फिनिश गुड्स, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। ध्यान समझना, क्या मैंने डिक्रीज इन फिनिश गुड्स को माइनस करने के लिए मना किया? मतलब ये माइनस होकर आ सकता। कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल क्या माइनस करने के लिए मना किया? तो ये यहाँ पर आ सकता है। बस CDEFGH तक याद रखना। उसके बाद वेजेस, सैलरी एंड बोनस, क्या इसको मैं माइनस कर सकता? ना, क्योंकि वेजेस, बोनस, सैलरी, एम्प्लॉय बेनिफिट ये माइनस नहीं होगा। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस ना, ये भी नहीं होगा। एक्साइज ड्यूटी माइनस होगा या नहीं होगा? माइनस होगा। एक्साइज इन इनडायरेक्ट टैक्स, और मैंने बोला सिर्फ डायरेक्ट टैक्स को माइनस नहीं करना। अब बताओ चैप्टर इजी है टफ? इजी है नहीं अभी तक? बहुत ही इजी बेटा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के लिए मना किया, डायरेक्टर रेम्युनरेशन के लिए मना किया, हाँ किया, तो फिर इसको माइनस ना किया। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को माइनस करना है, हाँ। इंटरेस्ट ऑन 9% मॉर्गेज डिबेंचर्स माइनस कर दो ना यार बेटा। बेटा मॉर्गेज डिबेंचर्स है, मॉर्गेज लॉन्ग टर्म थोड़ी है, मॉर्गेज डिबेंचर्स है। अच्छा लॉन्ग टर्म ही होता है क्या? नहीं नहीं, अरे यार मॉर्गेज शॉर्ट टर्म होता है, हाँ। तो मतलब अब इंटरेस्ट ऑन 9% मॉर्गेज डिबेंचर्स क्या माइनस होगा? क्या लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ब्याज दिया माइनस होगा? बैंक ओडी माइनस होगा। डेप्रिसिएशन माइनस होगा। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो माइनस का होता तो आया है। क्या टैक्स माइनस होगा? टैक्स नहीं। क्या जर्नलिज्म माइनस होगा? जर्नलिज्म
अरे जनरल माइनस होगा क्या? नहीं नहीं बेटा, वो तो रिजर्व सरप्लस है, अमाउंट ट्रांसफर तो कंपनी के पास, मतलब वो नहीं होगा। प्रपोज डिविडेंड नहीं होगा। क्या डिविडेंड पे लगने वाला टैक्स माइनस होगा? वो भी नहीं होगा। क्वेश्चन हो गया, खत्म ही हो गया। आओ इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट से बेटा। आप लोग ट्राई करो, 2 मिनट दूं आपको करने के लिए, ट्राई करें फटाफट से इस क्वेश्चन को। आपको सबसे बड़ी अच्छी बात है, मैं आपको होमवर्क नहीं दूंगा बेटा। आखिरी छुट्टी आप लोगों की अभी से ही है, ये मांग के चलो बेटा। कोई होमवर्क नहीं मिलेगा आपको बेटा, सिर्फ क्लास में आकर रोज होमवर्क करने का। सिर्फ राखी तक का ही ऑफर है बेटा, राखी के बाद ऑफर सब खत्म हो जाते हैं बेटा। और राखी के बाद अमालगमेशन शुरू होगा, होमवर्क दिल खोल के मिलेगा। 5 क्वेश्चन डेली और 1 क्वेश्चन 10 पेज का। हाँ तो नई कॉपी खरीदेंगे ना बेटा, इसीलिए हम बढ़ जाएगी बेटा। बेटा आप लोग है ना जिनके पास अमाल नोट्स पुराने हैं, तो अमाल के नोट्स चेंज हो गए हैं बेटा। तो मैं आप लोगों जिनके पास पुराने नोट्स हैं, अमाल के 2 चैप्टर गिवन है आपके अंदर, मैंने उसको कंबाइन करके 1 चैप्टर कर दिया पूरा। तो मैं आपको नए नोट्स दे दूंगा बेटा। अच्छा चलो फटाफट सोल्व करें फटाफट से। और मुझे दावा है ये क्वेश्चन आप लोग गलत करोगे, सही करवा देंगे फिर तो। नहीं, वो गलती इतनी छोटी गलती है तो बहुत बड़ी गलती है। लास्ट 2 मिनट्स, मैंने 5 मिनट बोला था, 3 मिनट गुजर चुके हैं बेटा, 2 मिनट आपके बाकी हैं बस। You have lost 1 minute 10 seconds.
सो नाउ टाइम अप, कैन स्टार्ट। मैं करूँ क्वेश्चन को बेटा ध्यान से, मैं करूँ। चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करें बेटा अपन। इस क्वेश्चन में आपके पास मैं इसी में कर दूंगा बेटा, 2 मिनट लगेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन में सेल गिवन है कितनी? सबसे पहली गलती आपके नोट्स में बेटा, आपने फिगर इन थाउजेंड्स लिखना है। अगर फिगर इन थाउजेंड्स नहीं लिखा है तो क्वेश्चन पूरा गलत है, पूरा गलत है। एक सिंगल हाँ लिखा है, मान लिया बेटा, रुपीज इन थाउजेंड्स। अरे हाँ बेटा हाँ, कितना बेटा? अब यहाँ पे क्या आएगा? बी में एक्सपेंसेस। सबसे पहले एक्सपेंसेस में क्या नाम किए हुए बेटा? नाम बोलो फटाफट से। डिक्रीज इन फिनिश गुड्स। डिक्रीज इन फिनिश गुड्स कितना? 265। उसके बाद नेक्स्ट कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल 7408। कितना बड़ा? नेक्स्ट पावर एंड लाइटिंग 12000। कितना बड़ा? 1,20,000। नेक्स्ट सॉरी एक्साइज ड्यूटी 14,000, 14,540। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। बीच में कुछ आया नहीं? खर्चे वर्चे कुछ और क्या? सैलरी कुछ आई नहीं क्या? अरे वो बोलो ना यार। अरे मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ? डिक्रीज इन फिनिश गुड्स लिख दिया, कंजम्पशन रॉ मटेरियल लिख दिया, पावर रेटिंग लिख दिया, वेजेस है वो यहां नहीं आएगा तो हैंड टू हैंड यहां लिखो ना इसको, समय भी बचाना है ना यार। वेजेस यहां तो वेजेस यहां लिखो, कितना है? अरे बोलो ना यार, कितना? 3,81,760। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस बनाओ, यहां लिखो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस कितना? 26,200, 26,240। बाहर कितना है? तो ठीक है, भी मत लिखो मत लिखो मत लिखो। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? एक्साइज ड्यूटी लिख दिया। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना? 32,565। आओ बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ठीक है, उसके बाद आया डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन। आओ कितना है रेम्युनरेशन? 3,81,760। हाँ रेम्युनरेशन कितना? 7,810। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद क्या किया? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। एडमिन एक्सपेंसेस कितना बेटा? 32,640। नेक्स्ट उसके बाद क्या किया? कहां बैंक ओवरड्राफ्ट? इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज डिवेंचर्स। अरे बोलो, वो यहां तो नहीं आएगा, इधर आएगा। लिखो हैंड टू हैंड फाइनेंसर्स। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कितना? 14,400। उसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितना? एग्जैक्ट, बहुत बढ़िया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी कितना? बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डेप्रीशिएशन। कंपनी 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 यहां आ गया। ओ जगह नहीं, जो ऊपर लिखते कंपनी का अपन, ये कंपनी। डेप्रीशिएशन कितना? 50,600। डेप्रीशिएशन 50,600। उसके बाद नेक्स्ट क्या?
लिखिएगा। उसके बाद गिवन है, उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स 25470, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स कितना 25470। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, बैलेंस एज पर लास्ट बैलेंस शीट प्रॉफिट। तो भैया लास्ट ईयर प्रॉफिट का मतलब है क्या, नो मतलब, हमें सिर्फ करंट ईयर का से प्रॉफिट से मतलब। उसके बाद हमने पैसा ट्रांसफर किया जनरल रिजर्व में, कितना 18212, ये आएगा जनरल रिजर्व यहाँ पर 18212, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रपोज डिविडेंड, कहाँ जाएगा प्रपोज डिविडेंड होल्डर, ये आ गया डिविडेंड, बोलो ना बेटा, एग्जैक्ट 22,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मतलब ये कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है, एक प्रकार का आएगा, ये आएगा कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स सीडीटी, कितना 2818, बोल समझ में आया। फिर क्या है 8,800, अरे बोलो 8,800 का प्रॉफिट दिख रहा है, बट इस 8,800 में क्या लास्ट का प्रॉफिट भी इंक्लूडिंग है। सर कैसे पता, देखो 6,300 हमने ऐड किया था। अरे करंट का प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट कैसे आया, आपके पास 8,800 दिख रहा है, उसमें से ओपनिंग कितना है 6,300, अरे हाँ या ना, कितना आया 1,500, वो जवाब तो। अब इन तीनों का सम करो, बाहर लिखो फटाफट से, इसका सम लिखो बाहर 7810, इसका सम लिखो बाहर, इसका सम लिखो 24,400, इसका सम 22,000 रुपीज, इसका कितना रहा है, तो इसका बोलो 71312, इसका सम इज इट क्लियर, ये हो गया, इसका सम बोलो 20, बोल जवाब दो, इस सबका सम करो फटाफट से 5 6, बोल जवाब दो, क्लियर। आओ टोटल ऑफ ए 1527956, इसका सम करो 77, ए माइनस बी, इज इट क्लियर। अब बेटा क्या इनकम थी, मिसलेनियस इनकम 130 और 474, कितना 56, भगवान करे ये और वो टेली हो जाए, हो गया क्वेश्चन, हो गया, ओ जादू, दैट्स इट, दिस इज द चैप्टर ऑफ जीवीए, इज एंड ऑफ द कंसेप्ट एंड एंड ऑफ द चैप्टर। तो 50% और हो गया, होमवर्क दूं क्या, चलो कोई बात नहीं, क्या समझ में आया, दैट्स इट, इतना सिंपल चैप्टर है यार। देखो अपने आप टेली वर्क नहीं हो, आपको करने की जरूरत ही नहीं है, तो तरीका मेरा होगा, वो समझ में आया कि आप चीजें आई, अब इसका परसेंटेज और निकाल लेना, आप निकालना चाहो निकाल सकते हो परसेंटेज, कैसे देखो 71312 डिवाइडेड बाई कितना 561,810 मल्टीप्लाई बाई 100, इससे परसेंटेज आएगा। ऐसा सबका निकालोगे तो मुझे ये दावा है कि इन सबका कितना आएगा 100% आएगा। चैलेंज नहीं आए तो बेटा, वो समझ में आया। तो डाउट, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो फटाफट से। सिर्फ ने कितना पढ़ाया, 1 घंटे 20 मिनट बेटा। इस चैप्टर को वो समझ जाना है, कहाँ जाना है, घर, मौका मिलेगा सबको जाने का बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 पे फटाफट से, छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, प्लीज। नहीं यार बेटा, होमवर्क में कैसे दे सकते हो जब एक बार बोल चुका हूँ बेटा। तो
आप चले जाओ बेटा, आप भी चले जाओ साथ में, कोई दिक्कत नहीं, चले जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कर लेना बेटा। भाई क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करें फटाफट से। और बेटा इसके बाद आप आधे पेज की जगह छोड़ना, इस क्वेश्चन के बाद आधे पेज की जगह छोड़ना बेटा। अगर आप नहीं करोगे ऐसा मतलब 3:30 छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं, जब तक क्वेश्चन नंबर 4 नहीं होगा तब छुट्टी करूंगा नहीं, ध्यान रखना आप लोग। हाँ आराम से करो बेटा, 5:30 तक मैं यहीं बैठा हूँ आज तो। क्वेश्चन नंबर 4 आता है करके बताओ फटाफट से, 2 मिनट लगेंगे फिर आता है तो जल्दी फटाफट। हाँ थक जाते हो बेटा, मुझे भी पता है यार बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई जरूर करना है बेटा, है ना। वन मोर थिंग, एक चीज बोलूंगा बेटा, जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें आप एकदम फ्रेश पेज पे, मतलब क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन को बेटा एकदम फ्रेश पेज सॉल्व करें बेटा। एक पेज पे क्या देखो, पेज के फर्स्ट हाफ में ही आ जाएगा, सेकंड हाफ में आप लोगों को लिया आ जाएगा, तो एक ही पेज पे क्वेश्चन सॉल्व करें बेटा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी बार बार पेज पलटने करने की बेटा। या आप चाहो तो 2 पेज पे कर लो, एक पेज ये रहा, दूसरा पेज ये रहा। आप लोग खुद सेल्फ करें बेटा, किसी की हेल्प ना लें बेटा, है ना।
आई होप सो सभी का हो गया होगा। डन। जीवी नेगेटिव आया किसी का? अभी तक तो नहीं आया, आगे भी नहीं आएगा। आया? नहीं आ सकता है। नेगेटिव आया? जीवी में नेगेटिव नहीं आएगा बेटा। 1800 इज द करेक्ट आंसर। वाह यार, मजा आ गया। यस कर थोड़ा क्या पूरा। अब बेटा सुनो, आप लोग क्या कर रहे हो पता है? आप एक्चुअली गलती कर रहे हो आप लोग बेटा। आप लोग कर क्या बेटा, सुनो मेरी बात। आप बेटा पता है मुझसे क्वेश्चन एक बार टेली क्यों होता है पता है? मेरा तरीका अलग है और आप लोग टेली क्यों होता है पता है? क्योंकि आपका तरीका अलग है। आप मेरे तरीकों को फॉलो कर लो, मेरी गारंटी है कि आपके क्वेश्चन हमेशा सही जाएगा। आप सिर्फ पकड़ने की कोशिश करो मेरा तरीका क्या है। मैंने क्या किया देखो, आप लोग भी क्वेश्चन को जब ट्राई करे थे क्वेश्चन नंबर 3 को, तो आप अपने हिसाब से कर रहे थे, जो माइनस छोड़ के कर। मैंने आया तो मैं सबको एक साथ, सबको साथ में ले चलो बेटा। टैली होगा यार बेटा। आओ मैं करता हूँ बेटा, आओ देखो करते हैं बेटा। अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 ना? कहाँ है क्वेश्चन नंबर 4? अच्छा, किसका? ब्राइट लिमिटेड। ब्राइट लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 4। सेल कितनी बेटा? 40। कहाँ गया? अच्छा मेरा इधर 4019 तो 4019। लेट्स सी, बातचीत नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बेटा? अदर इनकम। अरे स्टॉक कहां से आ गया? अदर इनकम कितना? उसके बाद नेक्स्ट क्या है? डिक्रीज इन स्टॉक। डिक्रीज इन स्टॉक कितना बेटा? 24। नेक्स्ट बेटा क्या गिवन है? परचेज 2020। 2020 सॉरी, वेजेज एंड सैलरी। ये आ गया देखो, वेजेज एंड सैलरी 1000। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर एक्सपेंसेस। आ जाओ, मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर एक्सपेंसेस सॉरी 230। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? फाइनेंस चार्जेस। क्या इधर आएगा ना? इधर कितना? 469। बातचीत नहीं इधर। डेप्रिसिएशन बेटा, आप लोग डेप्रिसिएशन नीचे लिखना बेटा, मेरे पास जगह नहीं। कितना? 244। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बात करें बेटा, प्रोविजन फॉर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कोई दिक्कत नहीं। इनकम टैक्स अर्लियर ईयर, पिछले सालों का टैक्स है। अब एक समझना बेटा, तो पिछले साल का टैक्स कितना है? 3। मुझे मतलब नहीं, मुझे यहाँ पे सिर्फ कैलेंडर की बात करनी, पिछले सालों की हमें सिर्फ। ठीक है, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। फिर क्या आएगा? प्रोविजन फॉर टैक्स। बोलो प्रोविजन फॉर टैक्स कितना? ये करंट ईयर का है। अरे बोलो 40। तो यहाँ पे टैक्स का लगो, टैक्स 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 कहाँ है? गवर्नमेंट इनकम टैक्स कितना बेटा? 40। उसके बाद नेक्स्ट और कहाँ गया? कहाँ गया क्वेश्चन? अच्छा ये रहा। हाँ, ब्रॉड फॉरवर्ड बेटा, ये प्रॉफिट है कितने रुपए का? 38। पिछले बार का है। अरे है ना, इससे मतलब है क्या? नहीं। आओ नेक्स्ट पे आओ बेटा। फिर क्या का? डेवलप डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। कहाँ गया? DRR कितना? नेक्स्ट कितना? नेक्स्ट प्रपोज डिविडेंड इधर नहीं। प्रपोज्ड डिविडेंड कितना? 35। 35। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। यस, कितना आ रहा है बेटा?
बोलो नेक्स्ट 27। अब 27 सुनो 27 इस साल का दिख रहा है, ओपनिंग कितना है? ओपनिंग कितना है? तो बता 11 का लॉस। अगर प्रॉफिट होता तो ऐड करते हैं, तो यहां पे क्या आएगा? लॉस कितना है बेटा? 11। हाँ समझा नहीं बेटा आपकी बात? अच्छा हाँ सॉरी, तो यहाँ पे पिछले साल का प्रोविजन बनाया था, तो उसके बाद नेक्स्ट कितना आएगा यहाँ पे? अरे पिछले साल का प्रोविजन भी तो है, वो भी हमने लेस तो कर दिया है। तो अरे बोलो कितना आएगा यहाँ पर? 8। अरे बोलो इज इट क्लियर? अब बेटा बाहर कितना आ रहा है? बस में क्वेश्चन सोल्व करें, खत्म हो गया क्वेश्चन। सम करो। एक काम करो, इतना कंफ्यूजन, सुनो मेरी बात, एक काम करो, ये समझ में नहीं आया, आप यहाँ 11 कर दो और टैक्स का है यहाँ पर 43 करो। जितना भी टैक्स हमने पे किया दिमाग मत लगाओ, काम हो गया आपका। अरे 40 + 3 हम सब टैक्स ले देंगे यहाँ पे, पिछले साल का हो, पिछले साल का हो, एडवांस हो, एडवांस हो, इस बात से फर्क नहीं, सारे टैक्सेस हम जो डायरेक्ट टैक्स पे किया हुआ यहाँ आएगा, दैट्स इट। नेक्स्ट बोलो, ये लेस करना है, इसका बाहर लिखो कितना आ रहा है? हाँ 253,469 43 30। बेटा बातचीत नहीं ना यार। 1800। अरे प्लीज क्या हुआ? कौन माइनस में है? कहाँ माइनस में है? अरे प्रॉफिट में से ट्रांसफर प्रॉफिट तो कम ही होगा ना, इससे क्या फर्क पड़ता है ब्रैकेट लगा लें तो? आप तो फंडामेंटल समझो ना बेटा। ये कितना है बेटा? भगवान टेली हो जा, वाह हो गया। क्या बेटा? ये वाला बेटा, बाकी ये। हाँ बेटा आपके पास प्रॉफिट कितना था ओपनिंग बेटा? ये एंड ऑफ द ईयर का प्रॉफिट पे 27। 38 बेटा साल की शुरुआत में ऑलरेडी प्रॉफिट रखा था, अब 27 ही बचा बेटा। हम पिछले क्वेश्चन में भी किया था ना बेटा। हाँ ओपनिंग था, प्रपोज डिविडेंड में से नहीं, ध्यान से देखो बेटा। आया समझे बेटा? यहाँ पे इस समय लॉस कमाया तो लॉस को ऐसे माइनस कर देंगे, दैट्स बाहर कितना रहा हो गया, परसेंटेज निकाल देना, दैट्स इट, दिस द क्वेश्चन। अब इनका रिकंसिलेशन कैसे होगा वो कल हम पढ़ेंगे, आज के इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।